Hello friends, myself Arwab Khan, Assistant Professor and HOD, DK College Dumrao. Friends, today we are going to discuss the internal structure of the earth. This particular topic is part of your BA Part 1 Honors and Subsidiary paper, paper number 1A, Section A, Unit 1st of Physical Geography. दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि आपके BA Part 1 फिजिकल ज्योग्राफी के पेपर 1 का एक टॉपिक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी का कंपोजिशन कैसा है, पृथ्वी कितने लेयर्स में डिवाइडेड है, क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। क्योंकि पृथ्वी का जो रेडियस है वो लगभग 6300 किलोमीटर के आसपास का है। तो इतना गहराई पर जाकर अभी तक किसी ने ड्रिलिंग नहीं किया हुआ है, तो हमारे पास कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्टेड एविडेंस हैं, कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है। तो ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस फर्स्ट पार्ट में जो करेंट पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एज अ होल पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और कौन कौन से एविडेंस हैं हमारे पास, कौन कौन से सबूत हैं या कौन कौन से सोर्सेज हैं या कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उसी पे डिपेंड है। इसके सेकेंड पार्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसके लेयर्स, उसकी केमिकल कंपोजिशन, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि पृथ्वी एज अ होल बाय लार्ज कैसी है अंदर से या आंतरिक तरीके से, और उसके क्या क्या विभिन्न आयाम हैं। और जैसे जनरली हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो अपर मोस्ट लेयर है वो केमिकली सियाल कहलाती है, उसके बाद सीमा, लास्ट वाली नीफ है। तो वो क्यों है और कैसे है। तो दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है वो हम कह सकते हैं कि जिस तरह एक प्याज होता है, ऑनियन स्फेरिकल, उसमें परत परत होती है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी है। वैसे है तो ये बहुत रफ कंपैरिजन, लेकिन समझने के लिए हम इसको बोल सकते हैं। जिसमें कि जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं या भूपर्पटी बोलते हैं, जो कि सिलिकेट है। तो सिलिका की इसमें प्रधानता है। क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन स्टेज में है, पिघला हुआ है, जिसके ऊपर क्रस्ट तैरती रहती है। उसके नीचे मेंटल है। मेंटल जो है पृथ्वी की दूसरी लेयर है। उसके बाद जो हमारी इनर कोर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। जो इनर कोर का आउटर जो पार्ट है, जो कोर जो है, मेंटल के बाद कोर है, उसका जो आउटर पार्ट है वो लिक्विड है, और जो उसका अंदरूनी पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, वो सॉलिड है। तो हमारी कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब सवाल ये उठता है कि हमको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम कैसे है, कि हमने किस तरीके से पता लगाया कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो है टोपोग्राफी। बाहरी जो अर्थ की जो टोपोग्राफी है वो बहुत कुछ हमको बता देती है कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे रॉक आउटक्रॉप है, अगर रॉक जो है वो मेनली इग्नियस रॉक्स है, तो वो लावा है, वो लावा अंदर से आया है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी लेयर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे चीज़ें मॉल्टेन स्टेट में हैं, तो वो बाहर आती हैं, पिघलती हैं, जमती हैं, तो उनसे रॉक फॉर्मेशन होती है।
वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हमको बहुत कुछ बताती हैं कि पृथ्वी जो है अंदर से कैसी है। और सिस्मिक एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा अर्थक्वेक या भूकंप जिसको बोलते हैं। तो भूकंप की जो भूकंपीय तरंगे हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताने में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनकी भी एनोमॉलीज हमको बता देती हैं कि अर्थ पे कहाँ पे क्या केमिकल कंपोजिशन है। उनका डेंसिटी डिफरेंस बताता है कि अर्थ पे ये केमिकल इस लेयर में प्रेजेंट है, दूसरा केमिकल इस लेयर में प्रेजेंट है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी है इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ की, उसको हम दो सोर्सेज से डिराइव करते हैं या दो सोर्सेज से हमको मालूम होता है। तो डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या हैं? तो डायरेक्ट सोर्सेज में तो एक ही चीज़ है कि हम अर्थ में गड्ढा करें, ड्रिल करें और उसके बाद उसमें जो मटेरियल निकले उसका हम एग्जामिन करें, उसको देखें और फिर उससे हम बताएं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ अभी तक पॉसिबल नहीं हुई है क्योंकि जो डीपेस्ट गोल्ड माइन है वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी है और अभी जो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है वो मैक्स टू मैक्स 13 या 14 किलोमीटर की डेप्थ तक पहुंचा है, जबकि हमारी अर्थ का रेडियस जो है वो 6370 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी गहराई पे ड्रिल करना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दूसरा डायरेक्ट सोर्स हमारे पास है वॉल्केनिक इरप्शंस या ज्वालामुखी जो इरप्शंस होते हैं, उनसे हमको बहुत सी चीज़ें अर्थ की आंतरिक जो संरचना है वो बताती हैं। क्योंकि ज्वालामुखी से जो मैग्मा जो लावा निकलता है वो अंदर से ही बाहर आता है, तो वो अपने साथ साथ बहुत सी ज़रूरी सूचनाएं भी लेके आता है। सबसे पहले तो उसकी लेबोरेटरी एनालिसिस से हम ये बता सकते हैं कि वो कितने डेप्थ से आया, जिस डेप्थ से आ रहा है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो बेसाल्टिक है कि नहीं है। लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़रूरी जो टेक्निक है वो है इनडायरेक्ट सोर्सेज। जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो हमको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल जो है वो बताते हैं। सो उनकी एनालिसिस करने से जो इनडायरेक्ट जो मटेरियल्स हमको मिले हुए हैं वो इन अर्थ की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बहुत डिटेल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमको बता देता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर और प्रेशर। दोस्तों टेम्परेचर और प्रेशर दो ऐसी चीज़ हैं जो जैसे जैसे अर्थ के क्रस्ट से हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, तो उस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। और जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो उसी के साथ साथ उसकी डेंसिटी भी मटेरियल की बढ़ती जाती है। अब अगर हमको ये पता करना हो, अगर ये पता चल जाए कि ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर कितने डेप्थ पे कितना बढ़ रहा है, प्रेशर में कितने डेप्थ पे जाने के बाद कितना परिवर्तन आ रहा है और डेंसिटी कितनी बढ़ रही है, तो हम अर्थ के अंदर जो उसकी वैल्यूज़ हैं टेम्परेचर की, प्रेशर की और डेंसिटी की, वो डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट डेप्थ पे हम जान सकते हैं और ये हमारे लिए एक रेफरेंस मटेरियल की तरह तैयार हो जाता है, जिससे कि हम जानते हैं कि अर्थ के अंदरूनी हिस्से में क्या क्या है। उसके बाद तीसरी जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो मीटर्स हैं। अब मीटियोर्स जो हैं ये तो अर्थ के आंतरिक संरचना के पार्ट नहीं हैं, ये तो बाह्य अंतरिक्ष के पार्टिकल्स हैं। लेकिन मेटियर्स जब भी हमारे पृथ्वी पे आते हैं वो गिरते हैं, तो चूँकि हम लोगों को ये मालूम है कि सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है एक ही मटेरियल से हुई है, तो जो मेटियर्स गिरते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन को जान के हम बहुत हद तक अर्थ की केमिकल कंपोजिशन को, उसकी आंतरिक संरचना को और उसके स्ट्रक्चर को हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक
मोटा मोटी एक हम आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटीज़, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमको अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं। जैसे अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स लीजिएगा तो ये हर एक लैटिट्यूड पे अलग अलग होता है। पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे सबसे कम होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से जो ग्रेविटेशन पुल है वो सबसे कम होता है इक्वेटर पे। और जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, जैसे कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है, तो ये भी ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, उसको अफेक्ट करता है। और इसी ग्रेविटी एनोमली से हम जो अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, उसको हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम मैग्नेटिक सर्वेज भी करते हैं, वो भी हमको ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि मटेरियल्स जो डिस्ट्रीब्यूट हैं अर्थ के सरफेस पे वो कैसे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो हमको अर्थ की संरचना के बारे में डायरेक्ट बताती है, वो है अर्थक्वेक या सिस्मिक एक्टिविटीज़। सिस्मिक एक्टिविटीज़ मतलब जो भूकंपीय वो है एक्टिविटीज़ हैं या भूकंपीय तरंगे हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, वो हमको सबसे अच्छे तरीके से बताती हैं कि अर्थ जो है वो कैसी है। जैसे इस पार्टिकुलर इमेज में आप देखिए कि हमने जो देखा है कि सबसे ऊपर है क्रस्ट। क्रस्ट दो टाइप की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि भूपर्वती पे है, और एक ओशनिक क्रस्ट जो महासागरीय क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट से बनी होती है और ओशनिक क्रस्ट बेसाल्ट से बनी होती है। उसके बाद क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर लिक्विड स्टेज में होता है और उसी के ऊपर क्रस्ट जो है वो तैरती रहती है। एस्थेनोस्फेयर के नीचे मेंटल है, मेंटल सॉलिड स्टेज में होता है। मेंटल के नीचे आउटर कोर होती है। आउटर कोर जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है और इनर कोर जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। तो ये पार्टिकुलर इमेज जो होती है हमको एक रफ आइडिया दे देती है कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम वापस आते हैं सिस्मिक वेव्स पे कि सिस्मिक वेव्स हमको कैसे बताती हैं कि अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो दोस्तों सिस्मिक वेव्स हमारी तीन टाइप की होती हैं। सबसे पहली जो होती हैं वो बॉडी वेव्स होती हैं, जो कि अर्थ की पूरी बॉडी में ट्रेवल करती हैं। और दूसरी जो वेव्स होती हैं वो सरफेस वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की सरफेस पे ट्रेवल करती हैं। तो बॉडी वेव्स हमारी जनरली दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले है पी वेव्स और दूसरी है एस वेव्स। तो पी वेव जो होती है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, ये फास्टर जो है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये सरफेस पे सबसे पहले आती है। जब भी भूकंप कहीं आता है तो सबसे पहले पी वेव्स ही सरफेस पे आती है, इसीलिए इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। प्राइमरी वेव्स हमारी जिस तरह हमारी साउंड वेव्स होती हैं उसी तरह होती है। जिस तरह साउंड वेव्स हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में चलती हैं, उसी तरीके से प्राइमरी वेव्स हमारी जो प्राइमरी अर्थक्वेक वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में वो चल सकती हैं। उसके बाद जो दूसरी वेव्स है वो सेकेंडरी वेव्स हैं, शीयर वेव्स जिसको बोलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में चल सकती है। अब एस वेव्स का ये प्रॉपर्टी कि ये सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमको पता लगता है कि अर्थ की जो कोर है वो लिक्विड है, आउटर कोर जो है लिक्विड है। ये हमको सिर्फ और सिर्फ एस वेव्स से पता चलता है, क्योंकि आउटर कोर के एरिया में ये अब्सेंट होती है। उसके बाद ये जब वेव्स सरफेस पे आती हैं तो इनका जो रिफ्लेक्शन होता है ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये रिफ्रैक्ट भी होती हैं और फिर कहीं शैडो जोन बनता है और कहीं पे ये मिलती हैं।
और थर्ड हमारी जो है वो सरफेस वेव्स है, जो कि सबसे लास्ट होती हैं सिस्मोग्राफ पे। लेकिन सरफेस वेव्स जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जो हमारी सरफेस वेव्स हैं ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं, क्योंकि इनसे रॉक्स जो होती हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं। देखिए जैसे इस पार्टिकुलर डायग्राम में दिखाया गया है कि जहाँ पे फोकस है अर्थक्वेक का, वहाँ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी वेव्स हर जगह ट्रैवल कर रही हैं, और एस वेव्स जो है वो कोर के एरिया में absent हैं, और जो सरफेस वेव्स हैं वो लास्ट में हैं, क्रस्ट पे हैं। तो आप देखिए कि ये जो शेडो जोन बन रहा है, शेडो जोन जहाँ पे कि न पी वेव्स हैं ना एस वेव्स हैं, वो ऐसा जोन से जहाँ पे कि अर्थक्वेक की वेव्स नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ के लोग सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो शेडो जोन का एरिया है ये जनरली 105 डिग्री जो होता है एपिसेंटर से उसके साइड में होता है, जहाँ पे ये दोनों वेव्स नहीं पहुँच पाती हैं। तो 105 और 145 डिग्री का जो एरिया है एपिसेंटर से, वो पी और एस दोनों वेव्स के लिए शेडो जोन होता है, क्योंकि इस जोन में ना तो पी वेव्स होती हैं ना एस वेव्स होती हैं। और 105 डिग्री का जो बियॉन्ड का जो एरिया है वहाँ पे एस वेव्स नहीं होती हैं, और जो ये जो शेडो जोन है ये सबसे ज़्यादा है, मतलब एस वेव का जो शेडो जोन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और पी वेव्स का जो शेडो जोन होता है वो 105 से 145 के बीच में होता है। तो एस वेव्स का जो शेडो जोन होता है वो जनरली अर्थ के 40% एरिया का को डिनोट करता है कि वो टोटल इसका शेडो जोन है। और इसी